नरेंद्र मोदी का एक एजेंडा है अखंड भारत का। जी, ये बात ये कर रहे हैं कि हम मलेशिया से लेकर काबुल तक एक हुकूमत बनाएंगे जो हिंदू राज होगा। ये अफगानिस्तान में क्यों दखल दे रहे हैं? अफगानिस्तान में दखल सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान पहुंचाना है, वो इनके अपने नक्शे जो ग्रेटर इंडिया के नक्शे हैं उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। जी। और मुझे बताओ, जब इनका इरादा ही ग्रेटर इंडिया है तो कश्मीर क्यों आपके हवाले करेंगे? उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया हुआ है, और जब अखंड भारत की वो बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर उसको लपेट में आता ही है, वो और आगे भी जाना चाहते हैं इससे, क्योंकि पाकिस्तान कांट अफोर्ड इट लाइक दैट। Until the next time, Allah Hafiz. नमस्कार दोस्तों। अब ये लाल टोपी हमेशा पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा डरता रहता है इंडिया से। अब हम कई बार अपनी एक आम चीज़ हम ज़रा सोचिए कि हमें आज का अफगानिस्तान कब्जा करके क्या मिलेगा, आज का पाकिस्तान कब्जा करके क्या मिलेगा। नो डाउट पीओके पर हम क्लेम करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर और जीबी पर हम क्लेम करते हैं, वो आज नहीं तो हम कल ले लेंगे। अब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार ये सब कुछ ले लेकर हम अपनी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जाहिल पब्लिकों को इंडिया में मिलाकर क्या करेंगे। अब ज़हीद हामिद का कहना ये है कि इंडिया अखंड भारत में ट्रस्ट करता है और अखंड भारत के तौर पर वो कभी भी पाकिस्तान और ये सारी इस सारी कंट्री को खुद में शामिल कर लेगा, या फिर उनका प्लान ये है। अब एक लॉजिकल थिंकिंग ये है कि इंडिया अभी भी उभर रहा है, अभी भी डेवलप्ड नहीं हुआ, अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसी सिचुएशन में हम अफगानिस्तान या फिर तालिबान या फिर ये पाकिस्तान के लोग अपने आप में समावेश करके हम क्या साबित करेंगे कि फिर से गरीब होना चाहते हैं, और ये जो जाहिल है उनको कौन संभालेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा और ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली ने मुझे किया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है सर जनरल साहब? अगर पाकिस्तान अपनी मर्जी से अपने तरीके से लड़ता है तो पाकिस्तान के पास चांस है कि पाकिस्तान अपने मुताबिक इस चीज़ों को डिक्टेट कर सकता है। अगर पाकिस्तान ये इंतज़ार करता रहा, और जिस तरह कहते हैं गुड बॉय स्काउट बनने का हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है, और हम दुनिया के अमन की ठेकेदारी अपने गले में डाल के बैठे रहे इस बहाने पर कि हमारा इकनॉमिक जब तक हम डेवलपमेंट नहीं होती हम नहीं कर सकते, तो आप जब तक इंतज़ार करेंगे उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका हुआ होगा। भारत के पास हर किस्म का असला ऑलरेडी मौजूद। एक तरफ से पाकिस्तान को इस सेंटर में अगर आप निकाल दिया जाए खुदा न खास्ता इस सारे उसमें से, तो आप देखिए कि दुनिया का टोटल नक्शा जो है डिफरेंट होगा सारा। इसलिए पाकिस्तान टारगेट पे है, हमें फिक्रमंद होना चाहिए। वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और दिन हर रोज़ के हिसाब से आपको इसकी खबरें मिल रही हैं। और मैं भी तवातर से ये देखता हूँ कि भारत में सोच क्या चल रही है उनकी। आप एक दो तीन बयानों को मत देखिए जो की बात करें, आप देखिए तवातर से जो चीज़ अंडरलाइन हो रही है ना। उनके जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया हुआ है, और जब अखंड भारत की वो बात करते हैं तो पाकिस्तान तो खैर उसको लपेट में आता ही है, वो और आगे भी जाना चाहते हैं इससे। तो तैयार तो वो हैं, तैयारी कर भी रहे हैं, और वो अपनी कौम को एक कुछ मेगलोमेनियस में मुब्तला कर दिया उन्होंने कि हम एक बहुत बड़ी कौम है, हम एक बहुत ताकतवर कौम है, हम इस खित्ते के बादशाह हैं, हमारी बात माने में राइट। तो उन्होंने किया इंस्टिल, ठीक है जी। वो उन्होंने जो अपने कौम के जहन में डाल दिया है ना, जिससे देखिए कि पाकिस्तान की ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों का मजाक उड़ता है। हिंदुओं की और मुसलमानों की जो कोहियन आपको नजर आ रही है ना एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर, उसको किसी तरह तोड़ा जाए। और बुनियादी तौर पे जो बॉन्डेज एक बन गया है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का, जिसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, दलित भी, उसको तोड़ना। आज अफगानिस्तान में अगर अटैक हुआ है एक अफगान फोर्सेस का और तालिबान का जो क्लैश हुआ है कंधार के ऊपर, वो किसने कराएगा? वो तालिबान नहीं करेंगे, वो अब्दुल्ला और अशरफ गनी जो इंडिया के पेरोल पे नहीं चाहते कि ये पूरे हफ्ते जो है वो जगबंदी जो है कामयाब हो। हालांकि तालिबान पहले 7 ईद के ऊपर 3 दिन की जगबंदी कामयाब कर, बड़ा मुश्किल है इक्विपमेंट लेना। इंडिया के पास पहले भी हमसे ज्यादा इक्विपमेंट था, चाइना को तो काफी डील कर लिया। आप देखें ना, सिर्फ एक हम बात करें इंडिया की और अमेरिकन कोलिजन की आगे चले, और इस वक्त करना क्या है? इस वक्त उसको चाहिए जो इंडियन अमेरिका में रह रहे हैं उनका वोट चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको याद है जब उसने किया था तो वो इलेक्शन से पहले उसने क्या अनाउंस किया था कि हिंदूज आर माय ब्रदर सिस्टर्स एंड ऑल दैट। अभी ये तमाम चीज़ें जो पॉलिटिकली कंबाइन होकर आ रही हैं, और इसमें अगर आप देखते हैं कि कोई आपको कोहियन, इस वक्त इंडिया के अंदर वो कोहियन मौजूद है कि वो किसी ऐसे वेंचर के ऊपर जा सके जो वेंचर पाकिस्तान इंडिया की जंग की सूरत में अपीयर हो। तैयारी इसमें एक चीज़ और अगर मशवरा दे, एक डेवलपमेंट हुई है ग्रेट ब्रिटेन में जो शायद हमारी नज़रों से नहीं गुजरी। एक मुसलमान जो उनका वजीर था उसको हटा दिया गया है, हम पे 4 हिंदू जो सबसे इंपॉर्टेंट वजारतें हैं उसको लेके आ गया बोरिस जॉनसन। उन 4 में से 3 डाई हार्ड RSS मोदी ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के लोग हैं, उनकी सोच वो है।
चौथा वो कन्वर्जन के साथ हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन इस खित्ते में बड़ा रोल प्ले करता है और करता रहा है और अभी भी कर रहा है, और उसको ब्रेग्जिट से निकाल के अमेरिका का मकसद यही था कि यूरोप को कमज़ोर किया जाए, ब्रिटेन को अपने साथ मिलाकर जो बाकी उनका मनसूबाबंदी उसमें काम किया जाए। ये चीज़ हमारे जहन से कभी निकलनी नहीं चाहिए कि जब भी चिप्स डाउन होंगे इंग्लैंड कभी पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा, इंग्लैंड की पूरी सपोर्ट उनके साथ होगी। नंबर 2, फ्रांस को देखिए उनके साथ सपोर्ट होगी। सारा डर ये है जिसके उसके मोदी साहब ने कुछ ना कुछ करना है, और तवातर से देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारे ये बयान दे रहे हैं, दुनिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बयान ऐसे बेमानी नहीं होता ही। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब बोलते हैं और ख़ास तौर पर जो संजीदा मसाइल पर जब वो बात करते हैं, तो दुनिया को उसकी बात का नोटिस लेना चाहिए कि वो जब कह रहा है कि भारत कुछ ना कुछ करेगा, इसे भारत करेगा सही कुछ ना कुछ, उसमें पता नहीं सब आपको करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, इट्स नॉट ए रिस्क दैट यू कैन टेक, क्योंकि पाकिस्तान कांट अफोर्ड ए रिस्क लाइक दैट। Until the next time, Allah Hafiz. आपने अखंड भारत के संबंध में एक परिचर्चा सुना है, चिप मेकिंग पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, या आप समझते हैं जरूरत है इंडिया को? सैमसंग जैसे मैंने बोला था, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने बोला $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है, और जितना भी उसमें पैसा लगेगा, और ये चीमा साहब, इट इज नॉट अ फैंसी प्रोजेक्ट, ये जरूरत है। क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपकी गाड़ी हो, आज तो हर गाड़ियों में वो सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपकी वॉशिंग मशीन हो, टेलीफोन हो, फ्रिज हो, हर चीज में चिप चाहिए, हर चीज में चिप चाहिए। और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की जरूरत है, फोर्सेस है, क्योंकि इंडिया का बढ़ना चाइना का घटना है। और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड, विच इज द फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना। बाकी देखो जी, ये खिलौने, बंदर, ये रेशमी रुमाल और धागे बनाने से तो कुछ चलता नहीं, बट जहां फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। मैं आपको इसीलिए अच्छा हुआ कल हमने बात देखी कि आज क्लियरली मीडिया में आया है, इंडिया अनाउंसेस इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना एंड वियतनाम। देखिए वियतनाम तो कंपिटिटर है नहीं हमारा, खैर, तो वियतनाम भी क्लियर है, बट मेनली अगेंस्ट चाइना, और ये इंडस्ट्री हम डोमिनेट करके रहेंगे। एक मिनट के लिए सोचें कि आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल त्यारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होने थे? अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल चीज मेरा आंसू बल्कि क्वेश्चन मार्क है। आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं, आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप? चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनकी कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं, इसी तरह वो करप्ट है। करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। आप इसीलिए भाग भाग के चाइना जाते हैं, आप इसीलिए आपकी सारी दौड़ें चाइना लगती हैं। और आपको बल्कि आप, मुझे अभी भूलता नहीं है कि पिछली दफा वो प्रेसिडेंट शी ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आयरन फ्रेंड, पाकिस्तान इज आयरन फ्रेंड। भाई करप्ट लोगों की देखे ना, करप्ट एक जैसे लोगों के साथ आपकी हम मांगी है, वो भी करप्ट है, आप भी करप्ट है। आप भी कमीशन लेते हैं, वो कमीशन दे के खुश होते हैं आपकी चीजें। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हम बनाते हैं। ये जो टेस्टिंग में जी इंडियन बंदे करीब काफी ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम करते हैं, तो डिजाइन में हमें, टेस्टिंग में हमें, अब मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं थी कि भाई इनिशिएटिव बहुत पैसा लगता है, इनिशिएटिव नहीं था, स्कीम नहीं थी, वो हमने डाल दी। ट्रांसपोर्ट में आप देखिए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हमने बनाए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमने बनाए, और हम इन प्लांटों को वही बनाए कि जहां एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे पास हो, ताकि इनकी शिपमेंट वगैरह, इनर्ट गैसेस सारे हमारे पास है, रेयर अर्थ हमारे पास है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, और आप तो जानते हैं आपके हमारे मुल्कों में आबादी की कोई कमी नहीं, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब कुछ जियोपॉलिटिकल, अब मजे की बात ये चीमा साहब है कि दीज पीपल आर सीइंग इंडिया एज अ अल्टरनेट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो कमिटमेंट है, नॉट ओनली इन मैन पावर, नॉट ओनली इन मनी, बट ऑल्सो गिविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज जो हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, तो उसमें क्लियरली हमने स्पेल आउट किया कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें, मैंने आपको बोला चाइनीज वे नॉट इन्वाइटेड, और राजीव चंद्रशेखर जी ने तो साफ बोला, भाई जहां ट्रस्ट नहीं है तो वहां बात करने का फायदा है नहीं। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और जैसे हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आज हमने फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, हमने अपने टेक्सटाइल को फ्लैगशिप बनाया, हमने अपने फार्मा को फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, तो कमी कहीं नहीं है चीमा साहब। ये है कि एक बार इनिशिएटिव आ जाए, शुरू हो जाए। हाँ,
झटके लगेंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, कुछ लाए जाएंगे। देखिए आज के डेट में चीमा साहब, चीनी और चाइनीज वायरस, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, किसी का दोष नहीं है। मर्सिडीज यहाँ बन के इंपोर्ट होती है, दुनिया भर के कंप्यूटर यहाँ बन के इंपोर्ट होते हैं, आईटी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो डिजाइनिंग का मार्केट है उसमें 25,000 इंडियंस है। वी कंट्रोल लिटरली द चिप डिजाइनिंग मार्केट। इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा में बहुत पैसा लगता है, पहले इनिशिएटिव नहीं था मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले, इसलिए वो नहीं डेवलप हुआ है। मैन पावर की कमी नहीं है। आज बहुत से जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो गाड़ियां है, जो ऑटोमोबाइल है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय $100 बिलियन ओवर लास्ट ईयर दिस टाइम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिसाइल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि भाई, और पाकिस्तान के पास इसकी कोई काट है नहीं। अब मैं पिछले दिनों का एक एग्जांपल है, आप सबने सुना ही होगा कि हमारा जो ब्रह्मोस था उसमें एक वॉर हेड नहीं लगा था। मतलब जो आगे होता है ना कि एक मिसाइल जहाँ पर डिलीवर होता है उसके बाद या फिर जहाँ जाता है डिस्ट्रॉय होता है और आगे कुछ बंदा होता है जिससे बड़ा धमाका होता है, वो नहीं था। अब भारत का मिसाइल गया वहाँ पर, चाइना का डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इंडिया का जो मिसाइल है वो 2-3 मिनट 4 मिनट घुमा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर और फिर वहाँ ज़मीन पर गिर गया, और आसपास में कोई घर नहीं थे, कोई लोग नहीं थे जिनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। और फिर इंडिया ने कह दिया कि ये हमारी गलती थी, लेकिन कहा यह जाता है कि ये इंडिया की गलती नहीं थी। ये जो था ना, ये इंडिया ने टेस्ट किया है कि भाई पाकिस्तान किस लेवल का मतलब तैयार होकर बैठा है, लेकिन देखकर ये मिला है कि चाहे जितने भी सिस्टम लगा ले, चाइनीज सिस्टम ही होंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान का। यहाँ पर यही बात हो रही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मोस नो डाउट क्रूज मिसाइल है जो कि भारत और रशिया एक जॉइंट ये है वेंचर और मिलके बना रहे हैं, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिसाइल नहीं है, लेकिन डिटेरेंस ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उनके पास है वो हमारे पास हो, जो हमारे पास है वो उनके पास हो। ये जो दिफाई मामलात हैं या जंगी मामलात हैं, इसमें पूरा सिलसिला देखा जाता है और उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाता है। अगर हमारे पास ब्रह्मोस नहीं है तो हमारे पास और दूसरे क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं, गो के सुपरसोनिक नहीं है बट स्टिल क्रूज़ मिसाइल हमारे पास भी हैं। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जो मामलात हैं भारत के साथ वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। कश्मीर का मसला ख़ास तौर पे जो है तनाज़ा वो हल हो मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन जंग बहरहाल एक ऑप्शन रहता है और जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपना दिफा करता है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके अज़ाइम को रोके, उनको चेक करे या उनकी मुखालफत करे या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआशी या सियासी दबाव डाले। और हमारी लीडरशिप भी पांव उनके ठंडे हैं, वो कोई फैसला करने से कासिर है और वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब भी करना है कुछ ऐसा वो कर गुजरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आपको याद होगा कि 370-35 से हटने के बाद से पाकिस्तान ने बहुत प्रोपोगेंडा चलाने की ट्राई की कि भाई इंडिया के अंदर पता नहीं किस टाइप से मतलब एक इंडिया को आइसोलेट किया जाए। और ये पॉइंट ही ऐसा था कि भाई उसको ऐसा लगता था कि पहले इसी टाइप के पॉइंट पर पाकिस्तान को समर्थन मिलता था, अमेरिका, यूके, फ्रांस, हर जगह से उसको ऐसा लगता था। तो इमरान खान ने बहुत ट्राई की, वो कश्मीर में भी गया, मतलब पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर में भी गया, वहाँ पर कहा कि हम इस दिन को कश्मीरी डे मनाएंगे वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप की बात की। लेकिन दुनिया में किसी भी जगह से कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिला। खास करके वो सपोर्ट चाहते थे अमेरिका का, यूके का, फ्रांस का, लेकिन किसी का भी सपोर्ट उनको यहाँ पर नहीं मिला और ये बात एकदम ख़त्म हो गई। अब इसको सालों होने को है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी मीडिया में कई बार डिस्कस होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप बात देखो तो ये सब चीज़ें शून्य हो गई है, क्योंकि यही डिस्कशन पाकिस्तान में हो रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर मोदी पर काम नहीं करता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए?
देखें जी, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। देखना ये है, पहले हिंदुस्तान के रवैये को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए नहीं, वो पंचिंग बैग पाकिस्तान को बनाता है एक कवर अप के लिए, लेकिन वो अपना एक स्ट्रेटजी, एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं। उनकी तमाम लीडरशिप ने हमेशा ऐसे ही किया है कि वो एक ऑब्जेक्टिव लेकर चलते हैं और उसको वो हतमी अंजाम तक लेकर जाते हैं। इस रीजन में बिलखुसूस और दुनिया में बिलअमूम सियासी तौर पर उनके मकासद को रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनके अज़ाइम को रोके, उनको चेक करे या उनकी मुखालफत करे या उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुआशी या सियासी दबाव डालें। आप अगर तारीख पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि उन्होंने जब पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना था तो ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने बिला जवाज चढ़ाई कर दी। न वो उस मामले में स्टेक होल्डर्स थे, न ईस्ट पाकिस्तान का मसला यूनाइटेड नेशन में हल तलब था, न वो कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट था और न इंडिया उसमें स्टेक होल्डर था सिवाय एक नेबर कंट्री होने के। लेकिन उन्होंने उस मौके को नहीं जाने दिया और इंदिरा गांधी ने उस वक्त आर्म फोर्सेस को भेजकर पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। और हमारी लीडरशिप भी पांव उनके ठंडे हैं, वो कोई फैसला करने से कासिर हैं और वो दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने जब भी करना है कुछ ऐसा वो कर गुजरते हैं। फिर उन्होंने जब सियाचिन को ऑक्यूपाई करना था तो 1984 में इंदिरा गांधी ने अप्रैल में सियाचिन को जाके ऑक्यूपाई कर लिया। आज तक 30 बरस हो गए, तकरीबन 28 बरस हो गए, हम उनको वहां से नहीं निकाल सके और अब वो कश्मीर की जमीन को सस्ते दामों लीज पे दे रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, जिनमें ज्यूज भी हैं, कादियानी भी हैं, हिंदू भी हैं और उनके पीछे अमेरिकन भी हैं। अगर वो ये इसमें अब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाते हैं और यहां पर वो अपने इजराइल और हिंदुस्तान अपने बेसिस बना लेते हैं कश्मीर के अंदर, तो फिर हम दिफाई जंग लड़ते रह जाएंगे। उस वक्त हम खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज भी उठाएंगे और पाकिस्तान आजाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का दिफा करने पे मजबूर हो जाएंगे। वहां पे शारा रेशम का और चाइना के साथ जो हमारे जमीनी राब्ते हैं उनका दिफा करते हुए हम अगली बाकी 70 बरस गुजार देंगे और इस कश्मीर को हम खो चुके होंगे। तो ये वक्त है कि हम कोई अमली कदम उठाएं और दुनिया को बावर कराएं। आज ये सब कुछ हम होता देख रहे हैं और एक तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अगर आवाज से कुछ नहीं होता तो फिर अमली कदम उठाना होगा। जनरल साहब, इसमें शरारतें खत्म नहीं हो रही। अब जो नई शरारत उन्होंने की है कि जो मौसम की खबरें जो सुनाते हैं उसमें उन्होंने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल कर दिया है। हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं सवाए मुजम्मत के? आप कह रहे हैं उन्होंने उसको शामिल कर लिया है वेदर रिपोर्ट में। वेदर रिपोर्ट नहीं, उनकी लोकसभा में उन्होंने 24 सीटें खाली रखी हुई हैं और उनकी आरएसएस की लीडरशिप ये कहती है कि हमारी लोकसभा उस दिन मुकम्मल होगी जिस दिन मुत्तहिदा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 24 नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे और इस असेंबली में आकर बैठेंगे, तो उस दिन हम कहेंगे कि आज हमारी लोकसभा मुकम्मल हो गई है। कहेंगे। और मैं इशू की तरफ आपसे बात भी करना चाहूंगा, वो है बलूचिस्तान का, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो उसका वो कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान में बदला लेंगे। तो पाकिस्तान कहां कहां डिफेंस करेगा, कहां कहां हम लोग ये देखते रहेंगे? जो नरेंद्र मोदी ने स्पीच की थी, आप रिटायर्ड मेजर को छोड़ें, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और वो हमें कह रहे हैं कि हमारी मदद करो। तो अगर उनका वजीर आजम भी गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में राब्ते में है तो अजीत डोवाल इज पेड फॉर दिस थिंग, उसका तो काम ही ये है। वो तो बड़ा अलल ऐलान कह चुका है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होंगे, हम इसको दोलख्त करेंगे। उनके मिनिस्टर्स का ये कहना है कि पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आप 4 टुकड़ा करेंगे। तो अगर उनके ये अज़ाइम उनकी हुकूमत के हैं, उनकी लीडरशिप के हैं, उसको बिला रोक टोक वो बरमला कहते हैं टेलीविजन पे आके, तो हमें किस एविडेंस का इंतजार है या हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों इस बात से हिचकिचाते हैं? लेकिन एक कुव्वत ईमानी चाहिए इस फैसले के लिए और कलमा हक के लिए जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी मुस्लिम उम्मा को और लीड रोल पाकिस्तान ने लेना है क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। बहुत शुक्रिया आपका इजाज़ अवान साहब। इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है और
तो ये इनका प्रॉब्लम है कि ये दो ज़बानें बोलते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये डरते हैं, एक तरफ इंडिया से, दूसरी तरफ अपने अवाम से, और दोनों से झूठ बोलते हैं। नटशल ये है, ये मैं आपको बता। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करना तो आपका मसला यार, आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं। गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो OIC की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी, उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी भले ही कितनी भी जज्बे वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो डर लगता है ना, वो इंडिया से ही लगता है, इंडियन आर्मी से लगता है। अब आपको 1971 वाली सिचुएशन तो याद ही होगी कि वो जो न्याजी था जिसने सरेंडर किया था, एक न्याजी, अब उसका एक इंटरव्यू आया था शायद BBC पर, जब पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे इंडिया अगर आपको घेर लेगा, तो उसने क्या कहा था, मतलब अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा। उसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का था कि भाई हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन इंडिया के सामने डिफीट कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और उसके कुछ दिन बाद न्यूज़ आई कि भाई पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, वो भी कितने 91,000 सैनिकों के साथ। हालांकि वो चीज़ अलग थी कि भाई वो 91,000 जो सैनिक थे उसके बदौलत हम कश्मीर छुड़वा सकते थे, हालांकि वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, जज्बा करके कुछ बातों तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जब सही में सिचुएशन आती है आपको चेक करने की, तब उनकी हवा पूरी की पूरी निकल जाती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अमन की आशा भी साथ रहे और साथ टेररिस्ट भी जाते रहे, तो ये सूरत हाल पहले तो चल जाया करती थी, मगर 2022 में मुझे तो चलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि भारत अब इस पोजीशन में है कि इनको नहीं मानेगा। इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने, ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है, और इनसिक्योरिटी का क्यों है। चूँकि अभी जो 14 मिलिटेंट वहाँ पे मारे गए, और उनमें से 7 हमारी तरफ से गए, जिनका मैंने कहा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जनाजे पढ़ाए जाते हैं, चूँकि वहाँ के मकामी लड़के हैं, और जो कुफ्ते उनको मिसगाइड करके या जिस तरीके के भी लालच या फाइनेंशियल या अगले जान का लालच दे के, या जो भी उनके टैक्टिक्स हैं, उन बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या इमरान खान को इस बात का नहीं पता? और अगर उसको इस बात का पता है तो वो जो नया इकनॉमिक एजेंडा लेके आ रहे हैं, और वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हम तजारत करेंगे इसलिए कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो एक बंद टनल में फंस चुके हैं और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उन्होंने सारे हाथ पैर मार के देख लिए। तो अब उनको एक नया रास्ता नज़र आया। नया कहाँ है, वहाँ भी होशमंद लोग गुज़श्ता 20 सालों से पीट रहे हैं कि आपकी बका इसी में है कि आप अपने लोगों से, अपने हमसायों के साथ तजारत करें, उन्हीं के साथ ताल्लुक़ रखें। लेकिन अगर आप एक तरफ ये तजारत की बात करें वही अयूब खान की तरह, और दूसरी तरफ से बंदे घुसाते रहें, या आपके सामने घुस रहे। और आपने देखा कि गुज़िश्ता 15 बरस से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन हमें तो उसकी खबर नहीं हो सकी। और जो हम हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इस वक्त और भी कई बैनुल-अक़वामी एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। तो प्रोपेगेंडे के लिए आप वज़ारत ख़ारजा में बड़ी अहम पोजीशंस पे बैठे रहे, बड़े अहम मुल्कों में सफ़ीर रहे। क्या मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार हो सकता है कि हम उस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म इस प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ कर सकें? आपने मान लिया हिंदुस्तान आपका दुश्मन है और वो करेगा। हाइब्रिड वॉरफेयर मिसाल के तौर पे है। हाइब्रिड वॉरफेयर में आपका ये मीडिया, उधर का मीडिया देख लें, आपका उधर की इंटेलिजेंस देख लें, रॉ देख लें, उसको अफगानिस्तान में देख लें, दुनिया में उनके डिप्लोमेट्स देख लें वो क्या कर रहे हैं, वो कौन कौन से आर्टिकल लिख रहे हैं, वो किस किस तरीके से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी साहब ने तो, आप जानते होंगे मोदी साहब को, वो है आदमी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा कि जी एक स्टेज पे खड़े होकर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। और अभी ये जो OIC की मीटिंग इधर हुई है इतनी बड़ी,
उसने बताया कि ऐसा नहीं। हमने मतीन साहब रोना पीटना नहीं है, रोना पीटना नहीं। वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन अभी परसों ही आई है कि आपकी मईशत 3.4% पे ग्रो करेगी। तो खित्ते को तरक्की देने के लिए इंडिया को हमारे साथ मिलकर चलना होगा ताकि हम तरक्की कर सके। भाई वो तो तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की करना तो आपका मसला यार, आप किसी बेवकूफ बना रहे हैं। क्या जार्गन रटे हुए हैं आपने वहां पे अमरीकियों की चाकरी करते हुए, उनके बूट चाटते हुए, क्या क्या जार्गन रटे हुए हैं जो आप यहाँ पे आकर रिपीट करके अच्छी अंग्रेजी के अंदर इस मुल्क के लोगों को इंप्रेस करने और बेवकूफ बनाने में लगे हुए हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनाब हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करनी है, आप कश्मीर के लिए आप इंडिया से भी बात करना चाहते हैं। आप जारी बात है कि कश्मीर को ये जो कुछ क्लासिफाइड बातें ये भी कुछ दोस्तों से पता चली हैं जिन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करने को तैयार हैं, भले इंडिया जो है वो कश्मीर का मसला हल हो ना हो, अब हम करने को तैयार हैं। तारड़ साहब 75 साल हम क्या करते रहे हैं पहले, ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई और इनका कौन जिम्मेदार? को याद होगा आज से कुछ महीने पहले इन्होंने एक दफा कहा था कि वी आर स्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया, और उसके बाद फौरन बहाना इन्होंने किया कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ, फिर इन्होंने उस स्टेप से वापस हटे। फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अब माजी को छोड़े आगे चलें, वो भी उसने एक और हिलजुल की। फिर उसके बाद ये हुआ, इन्होंने रिसेंटली जो ब्लंडर किया है वो गंदम जो है वो पाकिस्तान से होके नहीं गई, वो गंदम पहुंच गई ईरान की तरफ से। पर एक ब्लंडर थोड़ी करते, लेकिन असल में बात यह है कि पुख्तगी नहीं है, मैच्योरनेस नहीं है। लेफ्ट हैंड जो करता राइट हैंड को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ही कोई नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आपने बताया, जो आपने खुद बताया, कोई कंसेंसस नहीं है, स्वाय पीस ऑफ पेपर होने का और कुछ भी नहीं। लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इस तरह की दरअंदोजी है, बच्चे मारे जा रहे हैं और आप खामोश हैं, इवन एक बयान तक नहीं देते। तो आप ये कैसे तवक्को रखते हैं कि अब भारत आपसे तिजारत करेगा? और मैं नहीं समझता कि ये अब भारत की कोई मजबूरी रह गई। भारत को अब चीन से भी तिजारत करने पे बहुत लोगों को एतराज़ है। अभी मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं हमें चीन से भी तिजारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो एक नए डायमेंशन में दाखिल हो गई है। अब उनके पास चॉइसेस हैं कि वो किससे तिजारत करें, किसके साथ ना करें, किस में नफ़ा है, किस। खुद इमरान खान की आप तकरीर देखें जिसमें बार बार ये कहता है कि अगर हमें सऊदी अरबिया और चीन से पैसे ना मिलते तो हम बैंकरप्ट हो जाते। ये अभी पिछले हफ्ते भी उसने एक बहुत बड़े ज़ोरदार अंदाज में ये स्पीच की है। और आपको पता है कितने पैसे मिले हैं उनको चीन और सऊदी अरब से जो वो बेल आउट हुए उस वक्त पे, यानी 2-4 बिलियन डॉलर की देर है आपको बैंकरप्ट होने में। और जाहिर है उसके बाद कोई बहुत बड़े हालात या आपके ज़र मुबादला के ज़खायर या कोई इस तरह की पेमेंट्स की कैपेसिटी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ ओपन है जिस पे किसी तरह के मतलब है कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई सबूत पेश करने की। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बार बार इसकी तस्दीक कर रहा है तो ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो ऑन दी वर्ज ऑफ पॉलिटिकली अगर ना सही लेकिन फाइनेंशियली जो है इकोनॉमिकली क्लैप्स पे है। चाइना में जो मुसलमान यूगर्स के साथ हुआ है हम नहीं बोले क्योंकि चीन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने एक वादा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे वादा है। मोदी साहब को यूएई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, उनको बहरीन में भी मिले, सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री के साथ $15 बिलियन का। और आप ये देखिए कि जो दवाई हमारे यहाँ इस वक्त 180 रुपए की मिलती है वो हिंदुस्तान में 20 रुपए की मिलती है। नमस्कार दोस्तों, अब खुद इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए। ये बात इसलिए है कि भाई आप किस स्थान पर हो, मतलब जब आप दौड़ रहे हो ना तो आपको पता नहीं होता कि किस स्थान पर हो। आपको पता चलना चाहिए कि भाई मेरी स्पीड मुझे मेंटेन रखनी है, बढ़ानी है, या फिर मुझे क्या करना है। वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करके आपको पता चलता है। अब आप ज़रा मतलब इंडिया के अंदर किसी मुसलमान को मतलब कि पैर की मोच भी आ जाए तो पाकिस्तान में उसको इश्यू बनाया जाएगा, मीडिया में डिस्कस किया जाएगा कि भाई देखिए इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उनको इस टाइप से उनको मारा जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन उइगुर मुस्लिम्स जो भी मतलब चाइना के अंदर है वो भी कुछ करोड़ की तादाद में है वहाँ पर शायद। अब उनके बारे में अगर आप देखो ना तो कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से नहीं आती। अब हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान है जो खुद को इस्लाम का गढ़ बनाती है, इस्लाम का किला बताती है, अपने बॉम्ब का नाम इस्लामिक बॉम्ब रखती है, अपने कैपिटल सिटी का नाम इस्लामाबाद रखती है।
यही सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट करती है पूरी दुनिया की। अब बोलेंगे लेकिन कुछ बोलते नहीं है। अगर आपने सालों पहले इमरान खान का एक इंटरव्यू था, अगर आपने देखा हो, तो उसमें पत्रकार ने पूछा था कि उइगर मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे, तो वो कहता था कि भाई मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब हो सकता है ऐसा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इसी कश्मीर को हम रो रहे हैं। इसी कश्मीर को लॉकडाउन के बाद मोदी साहब को यूएई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले, उनको बहरीन में भी मिले। सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट भी साइन किया रिलायंस इंडस्ट्री साथ $15 बिलियन का। उन्होंने एक वादा लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, यहाँ पे वादा है। ओआईसी ने आज तक फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बात हमारी मजबूरी ये है, हमारा कोई 9-10 बिलियन डॉलर उन लोगों से आता है ज़र मुबादला जो सऊदी अरेबिया में और यूएई में काम कर रहे हैं। ये है हमारी असल औकात और हैसियत। लेकिन हमारी हकीकत ये है, और ये हकीकत पता होनी चाहिए थी इमरान खान को जब वो यूएन के अंदर इतना वार्म अप हुए विद महातिर मोहम्मद और प्रेसिडेंट अर्दोआन के साथ। उस पर पूरी गेम चली जी, एक इस्लामोफोबिया पे टीवी भी चलेगा, हम तीनों डायलॉग भी करेंगे, फोरम भी चलाएंगे। क्या उस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था ज़मीनी हकायक क्या है? क्या उनको नहीं पता था कि जिस फोरम के अंदर कतर इतना हेविली इन्वेस्टेड है और इतना प्रोमिनेंटली है, उस पर यूएई का रिएक्शन क्या होगा, उस पर सऊदी अरेबिया का क्या होगा? क्या उनको अर्दोआन और महातिर की जो सी ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी के इश्यूज हैं सऊदी अरेबिया से नहीं थे पता? उस वक्त तो लगता था शायद इमरान खान और हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और दुनिया में रह रहा है और सऊदी अरेबिया और यूएई ये किसी और दुनिया में, हमारे जो से लोग तारकीन वतन काम कर रहे हैं कोई चौथे सियारे पे काम कर रहे हैं। दिस इज लाइक अ हेडलेस चिकन। जब आप सोचते नहीं है कि दुनिया ये कोई पाकिस्तान के अंदर का मामला नहीं है, दुनिया इज अ सीरियस प्लेस, लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, या तो हम ज़मीनी हकायक पे चलें या हम ये मॉरल छोड़ दें बातें, इखलाकियात ये वो। चाइना में जो मुसलमान यूगर्स के साथ हुआ है हम नहीं बोले क्योंकि चीन हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। कश्मीर पे अब हम चुप करके कॉन्फ्रेंस छोड़ के आगे जहाँ कश्मीर की बात हो रही थी क्योंकि सडनली हमारे लिए हमारे तारकीन वतन बहुत ज़रूरी हैं। पहले हमें एज अ मुल्क फैसला कर लें कि हमारी फाइनेंशियल औकात क्या है, हमारी इखलाकी औकात क्या है, उसके बाद हम एक पॉलिसी बना लें ताकि शर्मिंदगी ना हो। ठीक है, लेकिन शामी साहब यहाँ पे मैं एक तरह मैं ले लूँ, अंग्रेजी में कहते हैं दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। ओके, दे आर पंचिंग अबव द वेट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के शामी साहब ये भी तो हकीकत है ना कि ज़मीनी हकायक जो होते हैं उनसे हम आंखें नहीं चुरा सकते। यानी ठीक है, किताब में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी होती हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और उसकी वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या ये हमने सोच समझ के फैसला किया? देखिए, बात यह है कि इस हद तक तो मुझे इत्तेफाक है मालिक साहब से कि भाई जो कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस है उसके मामलात में हमें ज़रा सोच समझ के इक़दाम करना चाहिए था, और हमने शायद सारे हक़ाइक़ को पेश नज़र नहीं रखा। हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये एडवाइस किया था फॉरेन हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि इस मामले में सऊदी अरब को एतमाद में लिए बगैर इक़दाम ना किया जाए। मुमकिन नहीं है कि हम सऊदी अरब को नज़रअंदाज करके और कोई दूसरी तरफ चल पड़े। ये हकीकत हमारे हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान जो है उसके अपने जो मसाइल हैं उनका भी हल तलाश करना है ना। हमें ये तो नहीं करना कि अपने आप बिल्कुल एक नंग धड़ंग खड़े हो जाएं और अपने आप को ज्यादा परेशानियों में मुब्तला कर लें और समझें कि नारे मार कर हम अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। इस तरह नहीं होता, मुल्कों के मामले में भी और कौमों के मामले में भी। और सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात की अपनी तारीख है, उसके जो मुस्बत पहलू हैं हमें उनसे फायदा उठाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी अर्सा पहले इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ने एक बड़ा डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल छापा और उसने बताया कि हमारे यहाँ एक सर्वे किया गया, एक स्टडी करवाई गई हुकूमत इंडिया की तरफ से, और उसमें पता चला कि हमारे मुल्क में आने वाली 60% दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने बताया कि यही सूरत हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हुकूमत इंडिया ने एक स्टैंड लिया और कहा कि जी ये दवाइयाँ हमने यहाँ पे नहीं मंगवानी, इनकी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के आर्टिकल ये कहता है कि इसके नतीजे में WHO के नुमाइंदे इंडिया में पहुँचे और उन नुमाइंदों में 12 में से 8 ऐसे थे जो दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं।
और उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट किया कि अगर तुमने ये हुक्मनामा वापस ना लिया तो तुम्हारी इमदाद तक मुअत्तल हो सकती है। हिंदुस्तान डट गया। उसने बहुत निगोशिएशंस के बाद तकरीबन 35 से 40% दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको रोक दिया। अपने मुल्क में बहुत सी बनने लगी। और आप ये देखिए कि जो दवाई हमारे यहाँ इस वक्त 180 रुपए की मिलती है वो हिंदुस्तान में 20 रुपए की मिलती है। एक तो बात ये हो गई। इसके ऊपर स्टैंड लिया बांग्लादेश ने भी, हम नहीं ले सके। हमारे यहाँ बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। मालिक साहब, ये अब एक तो ड्रग माफिया है, तो फिर शुगर माफिया है, तो फिर सीमेंट माफिया है, फिर अपना बेगिंग माफिया, पता नहीं माफियाज ही माफियाज हैं। अब क्या होगा? ये गरीब आदमी दवाई कैसे लेगा? कुछ नहीं होगा। आपने जुमला कह दिया गरीब आदमी की कोई यहाँ बेचारे की हैसियत नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है, और जितना गरीब होगा उतना ही अच्छा है। वो उतने आराम से उसका वोट खरीदते हैं, उतने आराम से उसको जलील भी करते हैं, और उसके सारी वो नस्ल दर नस्ल चलती है। मेडिसिन का भी जो ऐलान भी हुआ था, वैसे जिसकी आप बात 2-3 बारी कर चुके हैं, अनाउंस हुआ था 10 से 15%। बढ़ती है तो 300-300%, 400%, घटती है तो 10%, 15%। वो कमी ना भी करें तो सिवाय उसके एक ऑप्टिक के और एक स्लोगन के और एक बात करने के उसकी हकीकतन वैल्यू कोई नहीं है। इंडिया की एग्जांपल हुई, इंडिया के अंदर जो से आपके नॉन ब्रांडेड मेडिसिन है उसको बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चली, और जो फ़र्क है, जो गोली आपकी 200 की थी वो वहाँ 20 रुपए की अब बिकती है, बिकॉज ऑफ द नॉन ब्रांडिंग थिंग। ये जो रऊफ बात कर रहे थे, दैट इज़ द इशू। ये जो सारा माफिया है, और यहाँ जब बात होती है कारखाने जी बड़ी जी सख्ती है जी, बड़े हालात ख़राब हैं, मुझे आप एक बता दें मेडिसिन की कंपनी जो बंद हुई हों नाम वाली, सारे एक्सपैंड किए हैं। आप गिले सुनते रहेंगे, शिकवे सुनते रहेंगे जी मार्केट प्रॉफिट्स नहीं है, मार्जिन नहीं है। वो हमारे मुल्क में ड्रग्स एक्सपेरिमेंट के तौर पे चलते हैं। जो ड्रग्स बाकी मुल्कों में 10-10 साल अभी ट्रायल के अंदर होते हैं, FDA के पास, अब लंदन के अंदर, दूसरे यूरोपियन ममालिक में, वो बड़े 2 स्कैंडल्स बहुत बड़े पकड़े गए थे, बोथ इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हमारे पास तो कई मेडिसिन ऐसे आके यहाँ पे बट रहे हैं सरकारी तौर पर, जो एक्चुअली ट्रायल स्टेजेस में हैं, अभी उनके साइड इफेक्ट्स नहीं पता। वो आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ कि 20 साल बाद पता नहीं हमारी अगली नस्लें किस तरह की मरीख वाली बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा। हम वी आर द गिनी पिग्स ऑफ द वेस्ट ऑल्सो। खाली हमें दवाइयाँ ये नहीं कि एक्स्ट्रा दी जा रही, हमें ब्रांडेड के नाम पे 400 गुना 600 गुना कीमतें दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है, हम अनविलिंग गिनी पिग्स हैं। हमें पता ही नहीं हम कितने नॉन अप्रूव्ड मेडिसिन चल रहे हैं, और ये इतना खौफनाक एक अलमिया है कि हमारे बच्चे, हमारे यंग लोग, हमारे पॉपुलेशन, बुजुर्ग जो से हैं, दे आर टेकिंग मेडिसिन जिनका पता ही नहीं कि वो हकीकतन है क्या। तो एक लेवल का यहाँ रोना नहीं है, यहाँ खाली कीमत का रोना नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है। शाह रऊफ ने बिल्कुल ठीक है, पहले दवाई गायब करो, फिर लोग को 1400 के बाद वो 500 सस्ती लगती है। कोई इस पे रैशनल नहीं है। और आप जाके देखें अपने जो ड्रग के आपके अफसरान हैं, जो इन तमाम महकमों के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल देखें, आपको वहीं से पता चल जाएगा।